हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू के ड्रामा जिसका नाम है हेड ओवर हिल्स। एपिसोड के स्टार्टिंग में मेन हीरोइन को देखते हैं। इसका नाम पार्क सांग ए होता है, जो एक सामन होती है और एक रिचुअल कर रही होती है। एक आदमी में से भूत को बाहर निकालना चाहती है, लेकिन भूत बाहर आने का नाम नहीं ले रहा होता है। सांग ए की अलार्म भी बीप करने लगती है। ये भूत से कह रही होती है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे कहीं पर जाना है। भूत चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मुझसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट काम क्या है। बाद में इसको पकड़ लेता है और इसके आउटफिट को बाहर निकाल लेता है। अब सभी यहाँ पर ये देखते हैं कि ये तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है। सांग ये भूत से कहती है कि क्या तुम बाहर आ रहे हो या फिर नहीं आ रहे हो। इसने साफ मना कर दिया था। अब सांग ये बीच में ही रिचुअल को छोड़ देती है और बाद में स्कूल की ओर भागती है। इसकी बस भी छूट जाती है, स्कूल की दीवार के पास आती है, लेकिन तभी नीचे गिरने वाली होती है। नीचे इसका फ्रेंड जी हो होता है जो इसको बचा लेता है। ये इसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीहो ने कह दिया था कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, केवल तुम ही तो हो जो मुझे मेरे मिस फॉर्च्यून से बचा सकती हो। हालांकि जीहो को नहीं पता होता है कि ये कोई सामन है। जीहो कह रहा होता है कि हमारा मिड टर्म स्टार्ट हो गए हैं, एग्जाम होने वाला है, जल्दी से चलो। बाद में क्लास में आ रहे थे। हालांकि कुछ बच्चे होते जो सांग ए को इग्नोर करते हैं। सांग ए अपने आप से कहती है कि मैं हर टाइम अपने आप को स्माइल करवाने के लिए फोर्स करती हूँ, लेकिन जब एग्जाम की बात होती है तो मैं ऐसा नहीं कर पाती। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि जब एग्जाम हो रहा होता है तभी कुछ नहीं कर पाती, केवल तुक्के लगाती है। एग्जाम खत्म होने के बाद जियो उसके पास आता है और कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो क्या, एग्जाम अच्छा नहीं गया। वो मना कर देती है। जियो कह रहा होता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। इसने कह दिया था क्योंकि मुझे कॉलेज में जाना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं और भी मेहनत करूंगी। फिर उस ओल्ड लेडी के पास मैसेज करती है जो कि इनके वहां पर काम करती है और कहती है कि आज रात में स्कूल में स्टडी करूंगी, इसलिए घर पर मैं लेट आऊंगी। रात को सभी स्टडी कर रहे थे। एक लड़का जो कि बियॉम होता है हल्का होने के लिए वॉशरूम में आता है, लेकिन लाइट्स यहाँ पर टिम टिम कर रही होती है। किसी तरह यहाँ पर पहुंच गया था, लेकिन तभी अपने ऊपर देखता है और यहाँ पर पानी टपक रहा होता है। ऊपर वाटर घोस्ट होता है जो कि इसको देख रहा होता है। क्लास में सांगे को देखते जो कि एक पास की सीन को याद कर रही होती है। सामने एक बच्ची होती है, इसको भी सांग ए कहती है। जब दोनों बात कर रहे थे तब हमको ये पता चलता है कि जो भी इंसान उल्टा चलेगा उसका मरना तय है, उसको बचाया नहीं जा सकता। प्रेजेंट में बियोम चिल्लाते हुए क्लास में आता है और कह रहा होता है कि वॉशरूम में वाटर घोस्ट है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता। सांग ए यहाँ पर एक घोस्ट को देखती है जो साइन बोर्ड पर होता है और इसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, थोड़ा और वेट कर लो, मैं तुम्हें जल्दी ही शांति प्रदान करूंगी और यहाँ से भेज दूंगी। शाम को सांग ए जीहो को बाय कहती है और अपने घर पर आती है। कई क्लाइंट यहाँ पर आए हुए थे। इसी तरह अंदर आ जाती है, लेकिन सामने इसकी मॉम होती है। इसका नाम सिन होता है। सिन गुस्से में होती है और इसे कहती है कि तुम्हारा जो काम है तुम्हें करना चाहिए, तुम रिचुअल को छोड़कर बीच में क्यों चली गई थी। सांग ये बताती है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं कॉलेज में जाना चाहती हूँ जो कि 4 साल के लिए होगा। मैं सिंपल लड़की बनना चाहती हूँ, मैं औरों की तरह खाना खाना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ कि ये सब इम्पॉसिबल है, मैं ये सब अपने ड्रीम में देखती हूँ। क्या आप मुझे मेरी ड्रीम लेने की परमिशन नहीं दे सकती हो। बाद में इसकी मॉम इस बात को जाने देती है। सांगे फिर अपने आउटफिट को चेंज करती है। एक एक करके लोग अंदर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं और ये इनको ताबीज देती है। एक लड़की भी यहाँ पर आती है जो प्यार के बारे में बात करती है और इसे कह देती है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्या तुम कभी किसी रिलेशन में रही हो, लेकिन उसे कुछ नहीं बोल पाती। अगले सीन में जियो से इस बारे में बात करती है। ये फीलिंग्स कुछ नहीं होती, ये तो चेंज होती रहती है, मैं तो किसी को लुक को देखकर उसको पसंद करूंगी। सांगे इस साथ में अपने बचपन के सीन को याद करती है कि जब ये रो रही थी तब कोई भी इसके पास नहीं आता, सभी इसको देखकर चले गए थे। सांगे जियो से कहती है कि मान लो अगर कोई अजनबी रो रहा होगा तो तुम क्या करोगे। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा क्रश होगा वो उसके पास आए, उसे कंफर्ट दे। जियो कहता है कि ठीक है, मेरे बारे में क्या, मैं हैंडसम हूँ, लेकिन सांगे ने कह दिया था कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। वहीं हम सांग ए को देखते जो अपने क्लाइंट्स को देख रही होती है।
एक क्लाइंट को देखती है और इसको पता चल गया था कि ये तो मिस फॉर्च्यून क्लाइंट है। हमारा मेन हीरो होता है जो कि गियोन वू होता है, जो अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आया हुआ था। अब गियोन वू अंदर आता है, सांगे इसको देखती है और देखती ही रह जाती है। इसको पहली नजर में इससे प्यार हो गया था, लेकिन तभी नोटिस करती है कि ये तो उल्टा चल रहा है, यानी कि जल्दी मरने वाला है। इसके पास केवल 21 दिन बचे हुए हैं। गियोन वू की मॉम बता रही होती है कि मेरे बेटी के साथ क्या हुआ है, ये मौत के दरवाजे के पास खड़ा है, इसके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमें कोई ताबीज दे दो। सांगे अपने आप से कहती है कि ये कितना हैंडसम है, ये कैसे मर सकता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। बाद में इन दोनों से कह रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कौन सा भी मिसफॉर्च्यून हो, मैं इसको बचा लूंगी। हालांकि सांगे पहले कुछ कंफर्म करती है और गियोन वू से पूछ रही होती है कि मान लो कोई अजनबी रो रहा है तो तुम क्या करोगे, क्या तुम उसके पास आओगे या फिर चले जाओगे। गियोन वू ने कह दिया था कि मैं उसके पास आऊंगा और खड़ा हो जाऊंगा। सांगे कहती है कि क्या तुम उसे कंफर्ट नहीं दोगे, इसने मना कर दिया था और कहता है कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं उसे कंफर्ट कैसे दे सकता हूँ। हालांकि जब तक वो रोना खत्म नहीं कर देगा मैं उसके पास ही रहूंगा, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, लेकिन मैं उसके पास खड़ा रहूंगा। सांगे ने कह दिया था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको बचा लूंगी। बाद में इनको यहाँ से भेज देती है, लेकिन तभी उसकी मॉम सिन आती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम किसको बचाने वाली हो, इसका मरना तय है, तुम इसे नहीं बचा सकती। क्या तुम नहीं जानती हो कि जो उल्टा चलेगा उसके साथ क्या होगा। लेकिन सांगे ने कह दिया था कि मैं इसको बचा सकती हूँ, आप मेरी हेल्प करना। सिन कहती है कि क्या तुम भूल गई हो कि गैंग सिक के साथ क्या हुआ था, वो भी उल्टा चल रहा था, हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है। इस टाइम सांगे ने इसे कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। कई बार यहाँ पर गैंग सिक को प्रोटेक्ट करती है, वो उसको ताबीज भी देती है, लेकिन काफी टाइम तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। ये इसको बचाने के चक्कर में सांगे बाल बाल बच जाती है और गैंग सिक की डेथ हो जाती है। सांगे कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं उसको बचा लूंगी, आप मेरी हेल्प करना, वो मेरे लिए स्पेशल है। सिन कहती है कि स्पेशल से क्या मतलब है। अब सांगे कन्फेस करती है और कह देती है कि मैं उसके प्यार में पड़ गई हूँ। अगले सीन में सभी बच्चे क्लास में होते हैं, टीचर आता और कह रहा होता है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। बाद में अपने फेस को दिखाता और ये गियोन वू होता है। सांगे इसको देखती और चिल्लाती है। सभी बच्चे इसको देखते और पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम इसको जानती हो। क्लास प्रेसिडेंट हाईरी सांग ए के बारे में गॉसिप करने लगती है। गियोन वू ने बाद में कह दिया था कि मैं इसको जानता हूँ। ब्रेक के टाइम पे बच्चे बाहर आ रहे थे, सांगे यहाँ पर गियोन वू को रोकती है। गियोन वू कोई बात नहीं करता, सिर्फ ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि तुम्हारे बारे में गॉसिप ना करे। इसके जाने के बाद सांगे अपने आप से कहती है कि हैंडसम तो है ही, साथ में अच्छा भी है, ये मुझे जानता भी नहीं है, फिर भी इसने मेरी साइड ली है। फिर अपने घर पर जा रही होती है, साथ में जियो होता है। जियो से गियोन वू के बारे में बात करती है और कहती है कि वो मेरे टाइप का है, मैं उसे लाइक करती हूँ। हाईरी भी यहाँ पर आती है और जियो से बात करती है, कहीं पर ले जाने वाली होती है। साथ में सांगे से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने क्लास में ये सब कह दिया था। सांगे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों की प्लानिंग है, तुम चले जाओ। वही हम गियोन वू को देखते हैं जो प्लेग्राउंड के पास होता है, कुछ बच्चों को देख रहा होता है जो एरो चलाना सीख रहे थे। अपने पास के सीन को याद भी करता है जहाँ ये भी एरो चला रहा होता है, लेकिन इसके क्लासमेट इसको लाइक नहीं करते थे। बियोम क्लास में आता है, जियो के पास आता है और कह रहा होता है कि मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर वाटर घोस्ट है, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम मेरा कहना मान लो। लेकिन जियो ने कह दिया था कि मैं नहीं जाने वाला। बाद में जियो बाहर आता है और यहाँ पर गियोन वू को देखता है जो अभी तीरंदाज को देख रहा होता है। जियो इससे बात करना चाहता है, लेकिन गियोन वू इसको इग्नोर कर देता है और चला गया था। बियोम वॉशरूम में अकेला गया था, बैठा हुआ था, अपने आप से कहता है कि मुझे ऊपर नहीं देखना, लेकिन जब सामने देखता है तो यहाँ पर वाटर घोस्ट होता है। रात को गियोन वू को देखते जो अपने घर पर जा रहा था, लेकिन पास में साइन बोर्ड के ऊपर भूत होता है जिससे पहले सांगे बात कर रही होती है। भूत यहाँ पर इसको देखता है, इसे पता चल गया था कि ये लड़का जल्दी मरने वाला है। बाद में साइन बोर्ड को हिला रहा होता है ताकि नीचे गिर जाए और लड़का मर जाए। पास में सांगे भी होती है जो कि भूत को ऐसा करते हुए देख लेती है और फिर यहाँ पर इसको बचाने के लिए आती है। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि सांगे गियोन वू को तो नहीं बचा पाती, गियोन वू इसको बचा लेता है। सांगे इसको देखती है और कहती है कि तुम ठीक हो, तुम्हारी गर्दन पर स्क्रैच आ गया है। इसने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर जंप क्यों लगाए, क्या तुम पागल हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहूंगा। ये कहकर ही चला गया था। हालांकि सांगे
सांगे चिल्ला कर कह रही होती कि तुमने मुझे बचाया है और मैं इसके लिए तुम्हारी ग्रेटफुल हूँ। रात को सांगे अपने सामान को पैक करती है और एक बड़े सामान के पास आती है। इसका नाम डोरियोंग होता है। ये डोरियोंग से कह रही होती है कि मेरी मॉम ने तुम्हारा एक बार जिक्र किया था कि तुम कितने अच्छे हो और कैसे ताबीज बनाते हो। मैं ताबीज लेने के लिए आई हूँ। डोरियोंग कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ताबीज नहीं दे सकता। मुझे पता है कि तुम्हारे मॉम के पास एक कुल्हाड़ी है, वो मुझे मार सकती है। हालांकि जब सांगे बहुत ज्यादा पैसा देती है तभी समझ गया था और कह रहा होता है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। बाद में कई ताबीज को बनाता है, वो सांगे ले लेती है। अगली सुबह स्कूल में एम्बुलेंस आई हुई थी और बियोम को ले जा रही होती है। जियो पास में होता है और उसको देखता है। सांगे भी क्लास में आ जाती है और ग्योनवू को देखती है। अपने आप से कहती है कि मेरे पास ताबीज है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। हालांकि तभी बेहोश होने लगती है क्योंकि कल रात वो सोई नहीं थी, लेकिन जियो इसको बचा लेता है। बाद में नर्स के रूम में होती है और यहाँ पर रेस्ट कर रही होती है। अपने पास के सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। ये एक छोटी बच्ची होती है, रो रही होती है और कहती है कि अब से मैं भूतों को नहीं देखूंगी, मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, मुझे मत छोड़ो। सांगे को बाद में होश आता है, एक पर्ची को देखती है जो कि जियो ने लिखी हुई थी और कहता है कि तुम तो सो रही हो, मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ। बाद में इसको याद आता है कि मैंने ग्योनवू को ताबीज नहीं दिए, अब मैं क्या करूंगी। हालांकि अगले सीन में इनको अपने घर पर बुला लेती है, लेकिन ये देखती है कि यहाँ पर केवल ग्योनवू की मॉम आई हुई है। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे उसे पर्सनली देना होगा। बाद में इसे कहती है कि अपनी बेटी को बुला लो। इसके बाद यहाँ पर ग्योनवू भी आ गया था और इसको ताबीज देती है। हालांकि ग्योनवू इन पर बिलीव नहीं करता। ये इसको सुनाने लगता है और कह रहा होता है कि मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम सभी एक जैसे हो, पैसे कमाना चाहते हो और ये ताबीज कुछ भी काम नहीं करेगा। तुम्हें इन ताबीज के लिए कितना पैसा चाहिए, तुम सिर्फ इसको लूटते रहते हो और तुम्हें कुछ नहीं आता। जियो भी अपने घर पर होता है और ये सीन याद करता है कि जब सांगे रेस्ट कर रही थी तब मैं उसके पास गया था, लेकिन वो अपने आप से बात कर रही थी कि मैं अच्छी लड़की बनूंगी, मैं भूतों को नहीं देखूंगी, मुझे मत छोड़ो। मैंने सारी बातें सुन ली थी, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। वहीं हम सांगे को देखते जो ग्योनवू को देखती है जो कि भीगा हुआ था। सांगे अपने आप से कहती है कि डूब कर मरने वाला है। अगले सीन में सोने जा रही थी और उस चीज को हटा देती है जो हमेशा से वो रखी हुई थी कि मैं 4 साल के लिए कॉलेज में जाऊंगी। इसकी जगह पर ये चिपका देती है कि मुझे केवल ग्योनवू को प्रोटेक्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर स्कूल में होती है और स्कूल के आसपास जो भी तालाब होते हैं उन्हें सर्च कर रही होती है, लेकिन ये तो 100 से ज्यादा होते हैं। पता नहीं ग्योनवू कहां पर जाएगा और डूबेगा। जियो पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है। सांगे ने तालाब के बारे में बता दिया था और ये भी कहती है कि मेरे पास ताबीज है, लेकिन जियो कह रहा होता है कि तुम्हें एक ताबीज को बियॉन को देना चाहिए, उसके साथ कुछ चल रहा है, उसने वॉशरूम में कुछ देख लिया था। हालांकि सांगे कहती है कि वो झूठ बोल रहा होगा, मैं उसे नहीं दे सकती, वैसे भी वो ग्योनवू से हैंडसम नहीं है। सांगे फिर कुछ करने के लिए जा रही थी, लेकिन सामने से ग्योनवू आता और उससे बचती है। तभी पास में हाथ के साइन को देखती है जो गीले होते हैं, इन्हें फॉलो करती है और ये बॉयज के वॉशरूम में जा रहे थे। फिर यहाँ पर ये आ भी गई थी। ऊपर वाटर घोस्ट होता है जो कि इसके पास आ रहा होता है, लेकिन इसको पकड़ लेती है, बाद में धमकाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें बच्चों को नहीं डराना चाहिए, तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से भेज दूंगी और शांति प्रदान करूंगी। घोस्ट भी इसकी बात मान लेती है, लेकिन तभी कुछ बच्चे यहाँ पर आते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं। सांगे के टॉयलेट वाले डोर के पास आते ही नॉक कर रहे थे, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। सांगे को पता नहीं होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी ग्योनवू यहाँ पर आता है, बच्चे भी इसको देखते हैं और गॉसिप करने लगते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहता। तभी वाटर घोस्ट को पता चल गया था कि ये लड़का मरने वाला है। बाद में ग्योनवू के पास आती है, कुछ कर देती है और अब ग्योनवू पानी में डूब रहा होता है। हम यहाँ पर ये अब सीन देखते भी है। सांगे डोर ओपन करके ये सब देख रही होती है, इसे नहीं पता होता है कि मैं क्या करूं, लेकिन बाद में एकदम से बाहर आ जाती है। पास के पाइप को लेती है, इसके ऊपर ताबीज को लगाती है और फिर घोस्ट के ऊपर पानी डालने लगती है। घोस्ट भी यहाँ से दूर भाग रहा होता है और फिर बाहर चला गया था। अब ग्योनवू इससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे। वो भी इसको देखती है और कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। स्टार्टिंग में टीचर को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट्स को डांट रहा होता है और कह रहा था कि तुम वॉशरूम में पानी बर्बाद क्यों कर रहे थे, क्या वो कोई वाटर पार्क है। सांगे समझाने की ट्राई करती है कि वहां पर क्या हुआ होगा, लेकिन टीचर इसकी बातें नहीं सुनता और कह दिया था कि अगले 1 वीक के लिए तुम सभी स्कूल की सफाई करोगे। अब सांगे बाहर होती है, सफाई कर रही होती है, साथ में ग्योनवू भी होता है। सांगे इससे बात करना चाहती
जाती है, लेकिन ग्योनवू ने कह दिया था कि मुझसे दूर रहो, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो दूर खड़ी होकर कर लो। अब सांगे कह रही होती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ग्योनवू कहता है कि ठीक है, कौन सी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी? क्या वो इस बात को लेकर कि तुम लड़कों के वॉशरूम में आ गई थी, या फिर इस बात को लेकर कि तुम मेरे ऊपर पानी गिरा रही थी? सांगे ने कह दिया था कि मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बातों के लिए। दरअसल वहां पर कॉकरोच था और मैं उसे उठाने के लिए गई थी। मैं कॉकरोच को हेट करती हूँ। लेकिन ग्योनवू ने कह दिया था कि मैं तुम्हें हेट नहीं करता, वे कम से कम तुमसे तो बढ़िया है, मुझे परेशान नहीं करते, मेरे ऊपर पानी नहीं मारते, तुम बहुत ही डेंजरस हो, ये कहकर ही चला गया था। हालांकि सांगे इसकी बातों से परेशान नहीं होती, बल्कि ब्लश करती है, अपने आप से कहती है कि कम से कम तुम बच गए हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। पास में यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स और भी होते हैं जिनको सफाई करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन ये तो स्मोकिंग कर रहे थे। एक स्टूडेंट का नाम जू सियोंग होता है। यहाँ पर एक स्टोरेज रूम होता है, इसमें एक फायर घोस्ट होता है जो कि इन बच्चों को देख रहा था। एक डॉग भी होता है जो कि इनविजिबल होता है, वो घोस्ट को देखकर भौंक रहा होता है। जू सियोंग ने स्मोकिंग कर ली थी और सिगरेट नीचे फेंक देता है, लेकिन तभी फायर वाला घोस्ट चुटकी बजाता है और सिगरेट हवा में उड़कर पास की जगह में आती है और यहाँ पर आग लग जाती है। लेकिन तभी ठीक टाइम पर सांगे आती है, आग को बुझाती है और भूत से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर आग लगाने का ट्राई कर रहे हो? भूत इसको देखे जा रहा था, लेकिन सांगे ने कह दिया था कि मैं तुमसे नहीं डरती। जू सियोंग भी सांगे के पास आता है और कह रहा होता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, तुम किससे बात कर रही हो? सांगे भी कोई ना कोई बहाना बना देती है और कहती है कि मैं तुम सबके लिए यहाँ पर आई थी, मैं तुम्हारे और से यहाँ पर सफाई करने वाली थी, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर ही चढ़ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कितनी काइंडनेस हो। वो भी कह देती है कि इसके लिए थैंक यू और बाद में चले गए थे। हालांकि पास में ग्योनवू होता है जो कि इन सबको देख रहा था और अपने आप से कहता है कि सांगे बहुत ही अजीब लड़की है। फायर वाला घोस्ट भी ग्योनवू को नोटिस कर लेता है। अब रात को सांगे को देखते जो अपना काम कर रही होती है। जब सांगे सामने होती है तभी इसका नाम संग ए नहीं होता, इसको लोग फेरी चियोनजी के नाम से जानते हैं। सांगे के पास इसकी मॉम होती है और पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा, क्या तुमने ग्योनवू को बचाया? इसने भी हाँ भर दी थी और बता दिया था कि स्कूल में क्या हुआ था। वहां पर वाटर घोस्ट था, लेकिन मैंने ग्योनवू को बचा लिया था, लेकिन इस चक्कर में मेरे सारे ताबीज खराब हो गए। अब मेरे पास कोई ताबीज नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। लेकिन बाद में इसकी मॉम उसको ताबीज दिखाती है और कहती है कि तुम इसका यूज कर सकती हो। सांगे भी हैप्पी हो जाती है और कहती है कि ये आपने मेरे लिए बनाए, लेकिन सिन ने कह दिया था कि मैं डोरयोंग के पास गई थी, उसी ने मुझे दिए थे। सांगे भी अपनी मॉम को हक कर लेती है और कहती है कि आप बहुत ही अच्छी हो। हालांकि हम यहाँ पर एक सीन में देखते हैं कि डोरयोंग अपने घर पर होता है और इसे ताबीज लेने के लिए सिन ने इसको टॉर्चर किया था, इसके पाँव पर कुछ लगा दिया था। डोरयोंग अपने आप से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि मैंने ताबीज के साथ क्या किया है। अगले सीन में सांगे फिर से सफाई करती है, साथ में ग्योनवू होता है। सांगे क्लोज जाना चाहती है ताकि मैं इसको ताबीज दे सकूं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। कई बार ट्राई करती है लेकिन फेल हो जाती है। जीहो भी इस बात को नोटिस कर लेता है और बाद में दिखा रहा होता है कि तुम्हें कैसे करना है। वो ग्योनवू के ऊपर गिर जाता है और सॉरी कह रहा होता है, लेकिन इस चक्कर में इसका फोन ले आया था और बाद में सांगे को देता है। सांगे भी फोन को देखती है और इसमें ताबीज को लगा रही होती है। स्कूल में ग्योनवू की दादी भी आई हुई थी जो कि सभी के लिए खाना लाती है और बाद में बाहर आ गई थी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को देख लेती है। यहाँ पर सांगे को देखती है जो ग्योनवू के फोन में ताबीज को डाल रही होती है। ग्योनवू भी अपने फोन को ढूंढ रहा होता है लेकिन इसको नहीं मिलता, बाद में बाहर चला गया था। कुछ स्टूडेंट इसके बारे में सर्च करते हैं और इनको ये पता चलता है कि ये तीर अंदाज किया करता था और ये गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन ये हमारे स्कूल में क्या कर रहा है, इसका यहाँ पर ट्रांसफर क्यों हुआ। ग्योनवू की दादी भी सांगे के पास जाती है और कहती है कि ये फोन मेरी पोती का है, क्या मैं सही हूँ? वो भी हाँ भर देते हैं और बाद में फोन को दे देते हैं। दादी के हाथ में पेन हो रहा होता है, ये इससे पूछते हैं कि आप ठीक हो, इसने भी हाँ भर दी थी। हालांकि बात कुछ और ही होती है। ग्योनवू इनके पास आता है, फोन का जिक्र कर रहा होता है। इसकी दादी इसके फोन को देती है और बता देती है कि इन दोनों ने तुम्हारे फोन को ढूंढा है, शायद ये तुम्हारे दोस्त होंगे, लेकिन ग्योनवू ने मना कर दिया था। लेकिन अब सांगे कहती है कि मैं इसकी दोस्त बनना चाहती हूँ। बाद में कहती है कि चलो साथ में खाना खाते हैं। फिर ये प्लानिंग बना लेते हैं और अब ग्योनवू के घर पर खाना खाने वाले। सांगे साथ में जीहो से कहती है कि हम इनके घर पर चलेंगे, तुम इसको डाइवर्ट करना, मैं इसके रूम में आ जाऊंगी और वहां पर ताबीज को रख दूंगी। जीहो भी कहता है कि ठीक है। आगे से
कोच जोंग ह्योन आ रहा होता है। ग्योन वू इसको देखता है, इसे लग रहा होता है कि मुझे पहचान लेगा, लेकिन ये किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। वहीं हम स्कूल के स्टूडेंट को देखते जो ग्योन वू के बारे में सर्च करते हैं और इनको ये पता चलता है कि ये पहले तीरंदाज किया करता था, लेकिन इसको टीम से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि इसने डॉर्मिटोरी में आग लगा दी थी। अगले सीन में सांगे को देखते जो ग्योन वू के घर पर आती है। ग्योन वू सामने ही होती है और ये हट नहीं रहा होता है। सांगे से पूछते हैं कि तुम्हारा रूम कहाँ पर है। इसने कह दिया था कि तुम क्या करोगी, तुम सिर्फ यहाँ पर बैठ जाओ, मेरी दादी ग्रोसरी का सामान लेने के लिए गई हुई है। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है। साथ में यहाँ पर जियो भी होता है। जियो यहाँ पर ये देखता है कि दादी मीट की शॉप पे आई हुई थी, लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते। अब जियो ने कह दिया था कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ, हालांकि इसने झूठ बोला था। ग्योन वू सांगे के लिए पानी लेकर आता है, इसको देता है। सांगे ग्लास को टच करती है और कहती है कि ये तो गर्म है, क्या तुमने मेरे लिए किया है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पीना है तो मुझे वापस कर दो। बाद में ग्लास को ले रहा होता है लेकिन इसको नहीं देता। अब दोनों ग्लास को एक दूसरे से छीन रहे थे और पानी नीचे गिर जाता है। सांगे ग्योन वू को देखते इसके करीब आ रही होती है। ग्योन वू कह रहा होता है कि तुम क्या करने वाली हो। इसे लग रहा था कि वो किस करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्योन वू के पीछे टिश्यू पेपर होता है और इनको ले लेती है। बाद में पानी को साफ करने लगती है। इसी टाइम इसकी दादी और जियो भी आ गए थे। बाद में सभी मिलकर खाना खाते हैं। जियो ग्योन वू से कह देता है कि तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, तुम्हें सभी के साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए। लेकिन ना दादी ने कह दिया था कि इसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है, ये फॉरेन में रहता है। संगे भी इसे कंफर्ट देने के लिए बताने लगती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे भी छोड़ दिया था और सिन ने मुझे अडॉप्ट किया था। ग्योन वू और उसकी दादी बाद में किचन में होते बर्तन साफ कर रहे थे। दादी इसे कह रही होती है कि संगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है ना। ग्योन वू कई सीन को याद करता है जो संगे की होती है और बाद में कह देता है कि ये सब दिखावा कर रही है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। जियो भी संगे को एक रूम में ले आया था और कह रहा होता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। पहले तुमने अडॉप्ट वाली बात की थी, क्या वो सच है? इसने भी हाँ भर दी थी। जियो कहता है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्या तुम्हारे लिए इस बात को कहना आसान था? सांगी ने कह दिया था कि हमें ऐसी बातों को शेयर करना चाहिए, नहीं तो ये बाद में हमारी कमजोरी बन जाएगी और हम इससे हर्ट हो सकते हैं। ग्योन वू भी इनकी बातों को सुन रहा होता है। तभी सांगे आसपास देखती है और कहती है कि क्या ये रूम ग्योन वू का नहीं है, हमें ताबीज को जल्दी से यहाँ पर रखना चाहिए। बाद में सामान को उठा रहे थे लेकिन तभी सामान नीचे गिर जाता है और इसी टाइम ग्योन वू अंदर आता है। इनसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, या कोई न क्या कर रहे हो, ये कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं। ग्योन वू सांगे के हाथ पर एक लाल चीज को देखता है। इसे लग रहा था कि इसे चोट लगी होगी। बाद में पूछ भी लेता है, लेकिन सांगे ने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ। बाद में हाथ को छिपाती है क्योंकि हाथ में ताबीज होता है। वो किसी तरह ताबीज को यहाँ पर छिपाने में कामयाब हो जाती है। तभी इसकी आंटी इसके पास कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो, क्लाइंट यहाँ पर वेट कर रहे हैं। सांगे बाद में इनसे कहती है कि मैं पार्ट टाइम के रूप में काम करती हूँ, मुझे जाना होगा। फिर यहाँ से भाग जाती है। हालांकि ग्योन वू की दादी बाहर आकर उसको रोकती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सामान्य हो, मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था जब तुम फोन में ताबीज को डाल रही थी। सांगे कहती है कि ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी मैं लेट हो रही हूँ। बाद में यहाँ से भाग जाती है। ग्योन वू भी जियो से कह रहा होता है कि मैं किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए मुझसे दूर रहा करो। वहीं हम जू सियोप को देखते जो स्कूल में होता है और ये सीन याद करता है कि जब मैं आ रहा था तब मैंने एक लड़के को देखा था और वो तो ग्योन वू था। मुझे पता है कि वो कौन है। बाद में कई सीन को याद भी करता है जहां ग्योन वू तीरंदाजी में टॉप करता है और इसे मेडल दिया जा रहा था। बाद में कोच के पास कॉल करता है और ग्योन वू के बारे में पूछता है। कोच ने कह दिया था कि उसे काफी टाइम पहले बाहर निकाल दिया गया है। स्कूल में दो स्टूडेंट ग्योन वू के बारे में बात कर रहे होते और बता रहे थे कि उसने डॉर्मिटोरी में आग लगा दी थी और बाद में उसका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था। तभी जियो आता है और पूछ लेता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इन्होंने सच्चाई बता दी थी। सांगे भी वॉशरूम में होती है और कुछ लड़कियां होती है जो कि ग्योन वू के बारे में डॉर्मिटोरी वाली बात करते हैं। अब इस प्रकार ये बात सारे स्कूल में फैल जाती है। ग्योन वू खाना खाने के लिए कैफेटेरिया में आता है। सारे स्टूडेंट इसको देख रहे थे लेकिन इसके पास कोई नहीं बैठता। लेकिन तभी सांगे और जियो इसके पास आ गए थे। ग्योन वू इन दोनों को देखता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है, क्या तुमने रूमर्स को नहीं सुना।
इन्होंने कह दिया था कि हाँ हमने सुना है, लेकिन हमें पता है कि तुमने ऐसा नहीं किया होगा। हम रूमर्स पर बिलीव नहीं करते, हमारे सामने जो है हम उसी पर बिलीव करते हैं और हम जानते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान हो। रात को ग्योनवू अपने घर पर आता है। इसकी दादी कुछ खाना बना रही होती है। ये पूछ लेता है कि किसके लिए। इसने कह दिया था कि पास में एक पड़ोसी आ रहा है, उसके लिए ले जा रही हूँ, बाद में चली जाती है। हालांकि अपनी दादी को फॉलो करता है और दादी चियोन जी के पास आ गई थी और इसके लिए खाना लेकर आती है। लेकिन तभी सांगे को पता चलता है कि यहाँ पर ग्योनवू आ रहा है। बाद में अपने मास्क को लगा लेती है। ग्योनवू फिर से चिल्लाने लगता है, पैसे की बात करता है और कह रहा होता है कि तुम वैसे ही भूखी हो, पहले दिन पैसे चाहिए थे और अब तुम मेरी दादी से खाना भी मंगवा रही हो, तुम बिल्कुल बेशरम हो। ये कहकर ही चला गया था। बाद में इसकी दादी भी चली जाती है। आंटी सांगे के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, ये ऐसी बातें कैसे कह सकता है। लेकिन सांगे कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी मैंने क्या देख लिया था, बाद में हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है। जब इसके पास ग्योनवू आ रहा था तो उल्टा चल रहा था और इसे आग लगी हुई थी। अब सांगे को पता चल गया था कि इस बार ग्योनवू आग से मरने वाला है। बाहर आकर दादी भी ग्योनवू से बात करती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना। लेकिन ग्योनवू कह रहा होता है कि आप माफी क्यों मांग रही हो, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं खुद से नाराज हूँ। अगले दिन ग्योनवू क्लास में आता है, सारे स्टूडेंट उसको देख रहे थे। ग्योनवू बाद में वहां से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद जब सांगे आती है, जीहो से पूछते हैं कि वो कहाँ पर गया। जीहो ने कह दिया था कि वो स्टोरेज रूम में गया हुआ है। सांगे यहाँ पर ये देखती है कि ग्योनवू का फोन यहीं पर है। बाद में फोन को लेती है और भाग जाती है। साथ में ताबीज को चेक करती है, लेकिन अब इसको ये पता चलता है कि ये ताबीज तो काम नहीं करेगा, यानी कि डोरियन ने धोखा दिया है। बाद में चिल्लाती है, लेकिन जल्दी इसको ये पता चल गया था कि पास में आग लगी हुई है। अब हम यहाँ पर ग्योनवू को देखते भी है जो कि स्टोरेज रूम में होता है और इसको आग लगी हुई थी। यहाँ पर फायर वाला घोस्ट भी होता है जो इसको देख रहा होता है। ग्योनवू याद करता है कि डोरमिटोरी में क्या हुआ था। एक हीना नाम की लड़की इसकी बाहों में होती है और ये इसको बचाने का ट्राई कर रहा होता है। ग्योनवू साथ में ये सीन भी याद करता है कि हीना ने मेरे पास पहले मैसेज भी किया था और कह दिया था कि क्या तुम मुझे सॉरी नहीं कहोगे, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब हो गया। अब ग्योनवू प्रेजेंट में अपने आप से कहती है कि ठीक है चलो मर जाते हैं। बाहर सांगे आ गई थी जो कि डोर को तोड़ रही होती है और बाद में अंदर आती है और घोस्ट को देखती है। पहले नमक को छिड़कती है। भूत थोड़ी टाइम के लिए शांत हो गया था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं करता और इन दोनों को मारने लगता है। लेकिन तभी जियो आता है, विंडो को तोड़ता है और यहाँ पर पानी डालने लगता है और भूत भाग जाता है। अगली सीन में तीनों टीचर के साथ होते हैं। ये लोग बता रहे थे कि वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन टीचर इनकी बातों पर बिलीव नहीं करता और कह रहा होता है कि ग्योनवू ने जानबूझकर आग लगाई है, इसने पहले भी डॉर्मिटोरी में ऐसा किया था। दोनों कह रहे थे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टीचर इनकी बातें नहीं सुनता, बाद में इनको यहाँ से भेज देता है। बाहर आकर सांगे ग्योनवू से बात करती है और पूछती है कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, हमें पता है कि तुमने नहीं किया है। ग्योनवू कह रहा होता है कि तुमने मुझे बचाया, इसके लिए थैंक यू। बाद में कहने लगता है कि तुम और तुम्हारी स्माइल बहुत ही मिजरेबल है, तुम मुझसे दूर रहा करो, नहीं तो तुम और भी मिजरेबल हो जाओगी। रात को जूसियॉप के पास आता है। जूसियॉप कुछ कहने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ग्योनवू ने कह दिया था कि मैं जानता हूँ कि आप क्या कहने वाले हो। मेरे पास कोच जोंगयोन का पहले कॉल आ चुका है और मैं आपकी टीम में तीरंदाजी के लिए नहीं आऊंगा। जूसियॉप पहले ये सीन याद कर रहा होता है कि मैंने कोच जोंगयोन से बात की थी और पूछा था कि उसे बाहर क्यों निकाल दिया गया था। जोंगयोन ने कह दिया था कि उसने डोरमिटोरी में ये सब कर दिया था, इसलिए उनको बाहर निकाल दिया गया था। उसे कोई भी स्टूडेंट टीम में लाइक नहीं करता था, इसलिए मैंने स्टूडेंट की खातिर उसको टीम से निकाल दिया था। लेकिन जूसियॉप कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं उसे अपनी टीम में ले आऊंगा। अब जूसियॉप इससे पूछ रहा होता है कि तुमने तीरंदाजी क्यों स्टार्ट की। ग्योनवू कह रहा होता है कि इसकी वजह मेरी दादी है, लेकिन आप चाहे कितने भी ट्राई कर लो मैं आपकी टीम में नहीं आऊंगा। ये कहकर ही चला जाता है। ग्योनवू की दादी भी सांगे के पास आई हुई थी। ग्योनवू के बारे में बात करती है और बताती है कि बचपन में वो कैसा था। ऐसे इंसिडेंट उसके साथ होते रहते थे, लोग उसके बारे में गॉसिप करते थे और वो अंदर से बहुत टूट गया था और उसका हाल अभी भी वैसा ही है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको बचा लो। सांगे कहती है
कि कुछ भी हो जाए मैं उसको बचा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन बाद में संगे जब इसको टच करती है तभी इसको ये पता चलता है कि उसकी दादी नहीं होती है, ये तो उसकी सोल होती है, यानी कि उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि दादी अपने घर पर होती है। ग्योन वो उसको देखने के लिए आता है, लेकिन ये फर्श पर पड़ी हुई थी। इसके साथ हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी और इसी वजह से इसकी डेथ हो गई है। सांग ये बाद में घर से भागती है और ग्योनवू के पास आ रही होती है। ग्योनवू फ्यूनरल में होता है, कई लोग यहाँ पर आए हुए थे। सांगे भी यहाँ पर आ गई थी। सभी इसको देखते हैं, सांगे देखते हैं कि सामने ग्योनवू होता है, लेकिन इससे कोई बात नहीं करता। अंदर जा रही होती है, ग्योनवू उसको रोकता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है, तुम जा सकते हो। लेकिन सांगे भी चिल्लाता है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं दादी को देखने के लिए आई हूँ। सांगे अपने आप से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं एक पल के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।